नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज देश देशांतर का हमारा विषय है अफगानिस्तान संकट और भारत। अमेरिका की धमक ने अफगानिस्तान में तालिबान पर बरसों तक लगाम लगाए रखी, लेकिन अब अफगानिस्तान में हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। अमेरिकी सेना की वापसी होते ही अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में तालिबान का आतंक एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व ने अमेरिका, रूस, ईरान और भारत सहित कई देशों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, चिंता बढ़ा दी है। भारत के 50 डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों ने कंधार का दूतावास खाली कर दिया है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जो हैं वो चालू हैं। भारत सरकार की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि कंधार और मजार शरीफ के दूतावास को बंद नहीं किया जाएगा, यहां पहले की तरह व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। भारत का रुख स्पष्ट रहा है। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ खड़ा है, विकास के साथ खड़ा है, लोकतंत्र बहाली के साथ खड़ा है और पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ गहरे संबंध स्थापित किए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में हिंसा को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। देश देशांतर में आज चर्चा हो गई कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व वाली सरकार बनती है तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। अफगानिस्तान में भारत की प्रमुख चिंताएं क्या हैं। अफगानिस्तान में शांति के लिए की जा रही इंट्रा अफगान टॉक की फिलहाल क्या स्थिति है। भारत को तुर्की, ईरान और रूस की जरूरत क्यों महसूस हुई है। अब अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों की अगर बात करें तो भारत की नीति क्या रहेगी और अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में कैसे बदल रही हैं भारत की प्राथमिकताएं। दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा में मेरे साथ। जितेंद्र नाथ मिश्रा फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सर स्वागत है आपका। साथ ही मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं, रिटायर्ड स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगी और पहला सवाल, अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, जो संकट हैं, वो पूरी दुनिया के लिए और खासकर भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले अमृता जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस प्रोग्राम पर हमें निमंत्रण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाहता हूं कि संकट की बात तो है, लेकिन भारत में लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब सोचते हैं कि तालिबान आ रही है और अफ़गान सरकार अभी टूटने वाली है, गिरने वाली है और आतंक फैल जाएगी वगैरह वगैरह। इतिहास में अगर हम थोड़ी जाएं, हमने तालिबान से ऑफिशियली संपर्क नहीं किए थे जी। अतीत में, ये तो सबको मालूम है। जब तालिबान सरकार अफगानिस्तान में थी तब हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे ऑफिशियल लेवल। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे साथ और हमारे और उनके बीच कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। लोग शायद ये जानकर थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि जब तालिबान सरकार अफगानिस्तान का राज कर रही थी उस टाइम लोग जो इंजर्ड होते थे, युद्ध चल रहा था और अफगान लोग तालिबान के थ्रू अमृतसर में आते थे। स्पेशल फ्लाइटें आर्या अफगान एयरलाइंस की आती थी। तो तालिबान सरकार के साथ उस समय भी हमारा कुछ संपर्क था। हालांकि वो राजनीतिक संपर्क शायद नहीं हो, कूटनीतिक नहीं हो, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन संपर्क तो थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत को सबसे पहले ये समझना है कि अफगानिस्तान में जो भी राज करे उनके साथ हमें चलना है। इसलिए दोहा में हमारी बातें हुई, कुछ इसके साथ क्या हुई वो सब हम नहीं जानते, लेकिन बातें हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत की जो रणनीति है वो है प्रैग्मेटिक, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल रणनीति है, और इसी हिसाब से हमें चलना है। ये मत है कि तालिबान कौन है, वो कोई मतलब पैदाइश आतंकवादी तो नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन बीइंग्स है हमारी जैसे। इसका मतलब है वो भी अफगान है। और अफगान के लोग, ये हम सोचते हैं कि अफगान की सरकार जो है, अफगानिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनने वाला है, वहाँ पे युद्ध चलेगा, अंदरी युद्ध चलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये हम भूल जाते हैं, इतिहास को भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान की स्वतंत्रता भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता से 200 वर्ष पहले हुई। इसका मतलब है कि अफगान स्टेट जो है उसका अस्तित्व जो है बहुत पुराना है हमारे हिसाब से, भारत से और पाकिस्तान से। तो ये ना भूले, वो भी पेट्रियोटिक है।
वो उनमें भी देश प्रेम है। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान का खेल हमेशा खेलेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल तैयार है हमारे साथ दोस्ती मनाने के लिए, ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्या हो सकता है ये जानना मुश्किल है, लेकिन हमें सतर्क रहना है और हमें सबके साथ बात करनी है। अवश्य तालिबान के साथ हम बात करें, इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बातचीत की मेज पर आकर चीज़ों को सुलझाने की ओर आप इशारा कर रही हैं। अश्विनी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि तालिबान से अगर बातचीत करके समस्या का हल किया जा सकता है तो जाहिर तौर पे मैं इंट्रा अफगान टॉक की बात करना चाहूंगी। अमेरिका ने अपने ट्रूप्स वहां से वापस बुला लिए, लेकिन शर्त पे कि इंफ्रा अफगान टॉक जो है उससे तालिबानियों के साथ अफगानिस्तान सरकार मिलकर शायद कोई रास्ता निकाल ले, लेकिन जो होता हुआ मौजूदा परिस्थितियों में हमें नहीं दिखा है। हाँ बिल्कुल, देखो अमृता, हुआ क्या है कि जो एक प्रकार पैकेज साइन हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में फरवरी 2020 में, उसके अंदर ये बातचीत हुई थी कि वायलेंस लेवल रिड्यूस होगा और उसके बाद प्रिजनर ऑफ वार एक्सचेंज होंगे और बातचीत होगी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के आपस में। और किसी हद तक ये सोच विचार किया था कि अगर ये बातचीत वगैरह नहीं होती तो ये जरूरी नहीं है कि जो टाइम पीरियड दिया है अमेरिका ने निकलने का वो उसको फॉलो करेंगे। मगर जैसे ही जो बाइडेन आए और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 11 सितंबर तक अमेरिकन ट्रूप्स निकल जाएंगे। तो एक प्रकार डेडलाइन नियुक्त कर दी और उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई। क्योंकि इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई तो वायलेंस लेवल कम नहीं हुआ और कहीं ना कहीं तालिबान को लगा कि अभी अमेरिका को तो निकल जाना है 11 सितंबर तक और अभी तो 31 अगस्त की बात हो रही है। तो ऐसे में वो बातचीत करने के लिए इतने ज्यादा इच्छुक नहीं नजर आए अफगान गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उसका मुद्दा है जो तालिबान का कि पावर को ग्रैब करना, पावर को शेयर करना उनका मुद्दा नहीं है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि अफगान गवर्नमेंट से बात हो उससे पहले वो जितना भी इलाका जीत सकें वो जीते, क्योंकि उनकी पोजीशन जब टेबल पे बातचीत पे आएगी तो उनका जो पलड़ा भारी होगा। और ऐसे में आज की तारीख में उन्होंने करीब 70 से 75% के खिलाफ इलाका अपनी कब्जे में करने की कोशिश की है और किसी हद तक वो सक्सेसफुल। तो ऐसा ये एक बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है। और जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं, मगर मेरा थोड़ा सा नजरिया थोड़ा अलग है। वो इसलिए कि ये मैं समझता हूं कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो एक प्रकार से उसके पास 4 लाख के करीब सैनिक हैं और तालिबान के पास 70 से 75 हजार हैं। ये अफगान की जो गवर्नमेंट है उसके जो आर्म्ड फोर्सेज है वो अफगान के जो तालिबान के साथ लड़ सकती है, मुकाबला कर सकती है। और ये हम सोच रहे हैं कि वो 6 महीने में गिर जाएगी, शायद ऐसा ना हो। मगर उसके अंदर 2 शर्तें हैं। एक तो उनको फाइनेंशियल एड चाहिए और दूसरा उनको एयर सपोर्ट चाहिए। अगर अमेरिका एक प्रकार से कोई ना कोई अपनी बेस बनाता है या पाकिस्तान में या सेंट्रल एशियन स्टेट में, या वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को समुद्र में रखता है और एयर सपोर्ट देता है, तो मुझे लगता है कि तालिबान का मुकाबला कर पाएगी अफगान की आर्म्ड फोर्सेस। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तालिबान बढ़ रहा है उस समय ऐसा लगता है कि सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है अफगान गवर्नमेंट के लिए। स्पेशली 2-3 चीजें हुई हैं जिसको हमने बड़े ध्यान से देखना है। जैसे आपको पता है कि 34 प्रोविंस हैं अफगानिस्तान में, 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और पॉपुलेशन इनकी जो है 42% पश्तून है और 27% ताजिक हैं, 9% उज्बेक हैं, 8% हजारा है। तो ये जो पश्तून का ही ज्यादा तालिबान के अंदर है, बाकी जो ताजिक वगैरह है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में। हुआ क्या है, कुछ एक समय में क्या किया है तालिबान ने, जो इलाका ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है, जो वहां से ट्रेड रूट के लिए चेक पॉइंट है, उनका अभी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और ये भी अभी सुनने में आया दोबारा जो तालिबान की फौज थी उसने अटैक किया है और उनको कब्जा किया, मगर अफगान की फौज ने भी दोबारा ट्राई की है उसको लेने के। कहने का मतलब वो ट्रेड रूट लेने का है, जो पैसा आता है
अफगान गवर्नमेंट को वो पैसा भी अभी तालिबान के पास जाना होगा, क्योंकि वो चेक पॉइंट, इसी प्रकार उन्होंने जो ईरान के साथ ट्रेड रूट के जो चेक पॉइंट है वो भी तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिए हैं, ऐसा सुनने में आया। ऐसे में क्या होगा कि जो फाइनेंशियली है फिर ये अफगान गवर्नमेंट चोक हो जाएगी। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या हो रहा है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान है वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, और मुझे लगता है पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। और वो अफगान तालिबान को उकसा रहा है, उसको ये नहीं पता अगर तालिबान आएगा तो उसको भी कुछ नुकसान है। मगर आज की तारीख में पाकिस्तान किसी हद तक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो एक ही उसका मुद्दा है, किसी तरीके से तालिबान आए और भारत का कोई भी वहां रोल ना हो। तो इसलिए भारत को एक चिंता का विषय है, और भारत को सोचना है कि वो अपने जो इंटरेस्ट को कैसे गार्ड करेगा। अगर आपको तो मैं बताता हूँ, नहीं तो आगे बताएंगे। बिल्कुल, आगे आप इससे चर्चा करें कि भारत अपने इंटरेस्ट को वहां पर कैसे गार्ड करेगा। जितेंद्र जी, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि बातचीत की मेज पर आकर समस्याओं को सुलझाना बेहतर है। तालिबानी भी अफगान हैं आखिरकार। मेरा सवाल ये है आपसे कि आखिरकार तालिबान चाहता क्या है? अफगानिस्तान में जो इंट्रा अफगान टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका अभी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख नहीं रहा। और जैसा कि शिवास जी भी कह रहे थे कि जो तालिबानी है उनका जो रवैया है अभी तक का, वो पावर को ग्रैब करने का है, ना कि शेयर करने का। वो बातचीत की मेज पर आकर चीज़ों को सुलझाने में अभी तक जो उनका रवैया दिखा है वो कहीं से भी पॉजिटिव नज़र नहीं आता है। ऐसी स्थिति में ये एक बड़ी चिंता का विषय है, न सिर्फ भारत के लिए, विश्व समुदाय के लिए, कि किस तरीके से वहां पर तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को रोका जाए। देखिए, क्या चाहते हैं वो लोग ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन क्या हो सकता है और क्या शायद होने वाला है, उस विषय पर जरा चर्चा करें। तालिबान अवश्य चाहेगी कि हम अफगानिस्तान में पूरा राज करें, हम पावर शेयर न करें। मानिए ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या तालिबान जो उनकी जो एजेंडा है इमारत स्थापित करने की दोबारा, क्या वो हो पाएगी? होगी, अफगानिस्तान के अंदर होगी। मतलब अंदरी उनकी पॉलिसी जो है, इंटरनल पॉलिसीज हैं, शायद वो करेंगे। और जो कठिनाइयाँ अफगान के लोगों के लिए पहले भी थी, इसकी वजह से महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए वगैरह वगैरह, वो ज़रूर होगा। लेकिन क्या वो विदेश में वो कर पाएंगी? इसका मतलब है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है, क्या वो ऐसी होगी कि फंडामेंटलिस्ट एमिराती इस्लामिक एमिरेट के हिसाब से होगी? मुझे नहीं लगता है वो हो पाएगी, क्योंकि अभी जो अवस्था है वो बदल चुकी है। हम 1990s में नहीं है। और देखिए, इसमें जो बाहरी देशों की जो पॉलिसियां हैं, उनकी जो दृष्टिकोण है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई भी देश है दुनिया में जो चाहता है कि वहाँ पे इमारत हो? मेजर कंट्रीज में अमेरिका नहीं चाहती है, रूस नहीं चाहता, और चीन तो चाहता नहीं है, क्योंकि उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो अगर डिस्टेबलाइज हो गया अफगानिस्तान में, और उइगुर में उइगुरों का भी प्रॉब्लम है, उनका निजी प्रॉब्लम है मुस्लिम्स का, तो वो नहीं चाहेंगे कि फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स वहाँ फैले और उधर भी फैले। और यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहती है। सबने स्पष्ट कर दिया, भारत तो अवश्य नहीं चाहती है। क्या ईरान चाहती है? ईरान ने इस पे खास, उनका जो उनकी नजरिया है शिया माइनॉरिटी पे है। द सिक्योरिटी ऑफ द शियाज इज उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और तुर्की जो है वो चाहती है कि वो इस्लाम का लीडर बने, मुस्लिम वर्ल्ड इस्लामी देशों का लीडर बने। क्या वो इमारत होने से होगा? नहीं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है, उसमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जैसे कि उनको सपोर्ट चाहिए, सेना भी उनके पास कम है, जनरल साहब ने कहा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा सेना है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट पूरी गिर जाएगी। शायद कुछ हिसाब से पावर शेयरिंग भी हो जाए, और ये सब अभी अनिश्चित है, हम नहीं जानते क्या होने वाला है। और एक बात कही जनरल साहब ने, बड़ी अच्छी बात, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम है भारत के लिए। पाकिस्तान हमेशा प्रॉब्लम होगा। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को पूछना चाहता हूँ, आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में
कभी 1971 से पहले तो कभी बात नहीं हुई, जब अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश था। और 1971 के बाद क्यों बातें हो रही है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और भारत को अफगानिस्तान में हटाने की क्यों बात हो रही है? इसलिए कि पाकिस्तान बदला चाहता है भारत से। ईस्ट पाकिस्तान हार गए, बांग्लादेश बन गया, तो उनकी जो थिंकिंग है, सोचने की धारा है कि भारत को किसी तरह जितनी घायल कर सकते करें, इसीलिए वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करें। पहले वो सब नहीं था, ये जाहिर है। और हम क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर इतिहास को हम पढ़ें, मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा जी। पिछले 2500 वर्षों से, मैं कहूंगा कि 2500-3000 वर्षों से पहले ईरान ने आक्रमण किया। साइरस डेरियस, उनके ज़माने में पंजाब ईरान का हिस्सा बन गया। अगर अफगानिस्तान में एक बहुत शक्तिशाली पावर बने जो कि भारत के खिलाफ है, या वहाँ इंस्टेबिलिटी हो, ये भारत के लिए बहुत खतरे की बात है। पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि भारत का इसमें रोल ही नहीं है? हमारा रोल है, होगा और होता रहेगा, लेकिन किस हिसाब से हम उसको निभाएंगे, ये बहुत सोचना ज़रूरी है, और ये संकट का समय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संकट का समय है। सुभाष जी, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि अफगानिस्तान में कौन शासन करता है ये उनका अपना वैध पहलू है, लेकिन जो भारत का जोर है, या जो भारत चाहता है कि वहां पर हिंसा ना हो, और हिंसा का जो हो रही है उसका समाधान जरूरी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कोट जरूर किया कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है भारत उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं समझना चाहूंगी कि विदेश मंत्री के इस कथन से भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो किस ओर जा रही है, क्या इंगित करती है? देखो अमृता, इसको जाहिर करती है कि आज की जो हालात है अफगानिस्तान में बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, और भारत इसमें अभी कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट कर सकता, मगर भारत को उसकी जो सिचुएशन को समझना है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो वायलेंस लेवल वहां बढ़ गया है, कम होना चाहिए, हम चाहते कम हो, मगर हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है कि आज ग्राउंड रियलिटी की तालिबान वहां पर 70, 75, 85 के करीब % के करीब इलाका जीत लिया है, और राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर कि आने वाले समय में तालिबान का बोलबाला होगा, अनटिल अनलेस उसको जो अफगान की गवर्नमेंट और अफगान की आर्मी को एयर सपोर्ट से नहीं किया जाए। तो वो कहने का ऐसा लगता है कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। मान लो कल को तालिबान आ जाता है किसी रूप में, या तो वो बिल्कुल अकेला या कोई पावर शेयर करता है, तो हमारे तालिबान के साथ संबंध होने चाहिए, क्योंकि हमें रेलेवेंट रहना है। हमें यह सोचना है, भारत ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में। हमने सलमा डैम, पार्लियामेंट, ब्रिजेज, रोड, सड़कें और इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद हमने मेन रेलवे ट्रैक बनाए। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी अगर हमारे तालिबान के साथ कोई रिश्ते नहीं और तालिबान आ जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते तो डॉक्टर एस जयशंकर ने, मुझे लगता है, इशारा किया है हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन आएगा अफगानिस्तान में, मगर जो भी आए हम उनके साथ रिलेशन रखेंगे। अगर तालिबान आता है तो भी हम उसके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी से, मुझे लगता है, हमने अपने रिश्ते खोल लिए, स्पेशली वो तालिबान जिनका अड्डा पाकिस्तान में नहीं है और जो कि मिलनसार है, उन तालिबान के साथ हमने रिश्ते खोल दिए। मेरा मतलब यह है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी, एक तो पाकिस्तान, और एक कहीं ना कहीं चीन भी कुछ नेगेटिव रोल प्ले करेगा। क्योंकि चीन जो है, मैं समझता हूं दो बातें, क्योंकि चीन का जो को पता है अगर तालिबान आता है और तालिबान अगर कोई उसको एक प्रकार विश्वास नहीं दिलाता, तो उसको जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उसका डर है कि वीगर मुसलमान जो हैं जिनको वो कंसंट्रेशन कैंप में डाल के रखा है और जो रेडिकलाइज हो सकते हैं, तो उससे उसको बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट दोबारा सिंजांग प्रोविंस में ना आ जाए। मगर उसको ये तालिबान एक प्रकार से विश्वास दिला रहा है चीन को कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि चीन को मालूम है कि जो 6 सिल्क रूट हैं जो कि सिंजांग से जा रहे हैं, उनमें से जो 4 हैं वो उसी सिंजांग प्रोविंस से हैं, और इसलिए उसको चाहिए शांति, और इसलिए चाहिए कि एक प्रकार से अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो प्रॉमिस करे कि हम ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट को नहीं होने देंगे।
दूसरा कहीं ना कहीं चीन जो है एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है उसको वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाना चाहता है और फिर वो लेना जाना चाहता है ईरान के अंदर और फिर मेडिटेरियन में, तो वो भी उसका है। तीसरा, उसको लगता है कि जितने इसके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान में वो बहुत ज्यादा है, जैसे गोल्ड भी है, कोल भी है, लिथियम भी है, गैस भी है और पेट्रोलियम भी है। तो ऐसे में उसको बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी, इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद डीप पॉकेट्स है, तो वो चाहता है कि इसको इन्वेस्टमेंट करे। तो ऐसे में जो चीन वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है और सभी देश अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर भारत अगर ईरान के साथ और रूस के साथ मिलके काम करता है अफगानिस्तान में, तो भारत अपना इंटरेस्ट एक प्रकार से देख सकता है। वो रीजन इसके हैं क्योंकि भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, दोनों चाहते हैं शांति आए, कि अगर वहां पर एक प्रकार से कंफ्यूजन आएगी या लड़ाई जैसा माहौल होगा, ना रूस के लिए बेटर है ना भारत के लिए, क्योंकि रूस के जो ये पुरानी सेंट्रल एशियन स्टेट हैं जो पहले रूस का हिस्सा होती थी एज ए सोवियत यूनियन, वो नहीं चाहता कि उनके अंदर इंसर्जेंसी आए, तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसी प्रकार से ईरान भी किसी हद तक वो अपने जो शिया पॉपुलेशन हजारा है उनका प्रोटेक्शन चाहता है, वो भी चाहता है कि शांति रहे अफगानिस्तान में। तो भारत अगर रूस और स्पेशली ईरान के साथ मिलके, मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान में, और बदलते हुए हिसाब से देख रहा है भारत की क्या सिचुएशन है। उसको लग रहा है कि अगर तालिबान का पलड़ा बड़ा भारी है और हो सकता है तालिबान किसी भी रूप में, या तो वो शेयर करके या वो अकेला आता है, तो भारत के रिश्ते उसके साथ खुले होने चाहिए। और इसलिए भारत ये कोशिश कर रहा है बैक चैनल डिप्लोमेसी से तालिबान जो कि एक प्रकार से जिनका बेस पाकिस्तान में है, उनके साथ अपने संबंध खोल के रखे और रेलेवेंट रहे, क्योंकि भारत के लिए अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है और भारत के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, भारत का एक भारी निवेश, और जैसा कि आपने कहा कि भारत के काफ़ी इंटरेस्ट भी हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि भारत लोकतंत्र को वहाँ स्थापित और लोकतंत्र की तरक्की अफगानिस्तान में, साथ ही विकासात्मक कार्य जो हैं जो भारत के द्वारा भी वहाँ पर किए जा रहे हैं, इसके अलावा महिलाओं की आज़ादी और उनके लिए काम जो भारत जिस तरीके से वहाँ पे कर रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि तालिबान का अगर वर्चस्व होता है, तो ऐसे में भारत की इन कोशिशों पर लगता है आपको पानी फिरेगा, और ये कितना संभव हो पाएगा कि तालिबान वार्ता की मेज पे बैठे और जो संबंध है वो आगे उस तरीके से ही बढ़े जैसा भारत अब तक करता आया है, और इसके लिए किस स्ट्रैटेजी के साथ चलने की जरूरत होगी? मैंने उसका शायद थोड़ा सा उत्तर दे दिया, क्योंकि अफगानिस्तान में अंदर तालिबान ऐसी चीज़ें करेंगी, ऐसी पॉलिसीज निभाएंगी जिससे और महिलाओं को नुकसान होगा, बच्चों को नुकसान होगा, शिक्षा में नुकसान होगी, और वो अपने कुछ कानून कायदे जो बहुत पुरखों का है, इस्लाम का है, वो उसमें ज़बरदस्ती फिर स्थापित करना चाहेंगे अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन वो उसको क्या फैलाएंगे, वो अपनी जो फिलॉसफी है, अपनी आइडियोलॉजी बाहर फैला सकेंगे। मैंने उसका उत्तर दे दिया है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण ऐसा है कि वो ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि देखिए, तालिबान हमारे लिए जो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है वह इसलिए है कि पहले जो उन्होंने किया था, कश्मीर में मुजाहिदीन आ गए 1990 में, जो सब घटनाएं हुई कश्मीर में, उसके बाद हमें सब मालूम है। लेकिन ऐसा, इसका मतलब यह नहीं कि भारत बिल्कुल पैरालाइज है। भारत, जैसे कि जनरल साहब ने कहा, हमें रूस और ईरान के साथ मिलके हमने किया था नॉर्दर्न अलायंस, हमने किया था, और ये सबको मालूम है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि कुछ और एक देश भी उसमें शामिल था। भारत ने किया था और मिलिट्री मदद भी दी थी नॉर्दर्न अलायंस को, और आखिर में नॉर्दर्न अलायंस जीत गई। तो शायद अगर मैं तालिबान होता, मुझे इस बात का ये भी एहसास होता कि भारत जैसे देश सिर्फ देखने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए भी है। कुछ करने में उनमें दम है, हिम्मत है। जहाँ तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात है, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि अमृता जी की महिलाओं की उनके कंडीशंस में सुधार के लिए, सोशल कंडीशंस के लिए हमारी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में,
वो सब अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए, उनके हित में। अभी कोविड के टाइम में हमने दवाइयाँ भेजी और हमने राइस भेजी है, चाबा पोर्ट अब चालू हो गया। अच्छा, एयर फ्रेट कॉरिडोर भी हमने शुरू किया है। तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, हमें रोकना चाहती है हर किस्म के, हर तरह। तो हमने इससे रास्ता निकाला है, समुद्री रास्ता निकाला है, और वहाँ जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये सब इसलिए है कि भविष्य में शायद तालिबान ये समझ जाए कि भारत हमारे खिलाफ नहीं है। भारत ने तालिबान का विरोध इसलिए किया कि तालिबान ने भारत का विरोध किया, हमारा उनसे नहीं हो सकता। अगर वो हमारे लिए अच्छे हैं, उन्होंने ये भी कह दी है कि भाई कश्मीर में हम वो निजी मामला है भारत का, अंदरी मामला, इंटरनल मैटर है, हम उसमें अब नहीं, हाँ, क्या वो निभाएंगे, क्या वो करेंगे, वो नहीं बता सकता। बिल्कुल जितेंद्र जी, चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं शायद यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, और देखना ये होगा कि भारत की जो तमाम कोशिशें हैं वो उसी गति से किस तरीके से आगे भी चल पाती हैं, और ये कितनी बड़ी चुनौती भी होगी इन सारी कवायदों को सस्टेन करना। कार्यक्रम चूंकि अब समाप्ति के छोर पे है, जाते जाते अश्विनी जी एक क्लोजिंग कॉमेंट के साथ में चाहूंगी आप अपनी बात रखें, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। या अमृता, 2-3 हैं कंसर्न भारत के लिए। एक तो ये है कि जो 3 से 4 हजार लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो हैं, वो अभी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, अमेरिकन और नेटो ट्रुप्स के साथ और अफगान के ट्रुप्स के अगेंस्ट। वो लगता है अगर तालिबान का रूल आ जाता है तो हो सकता है ये 3 से 4 हजार प्लस कुछ इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा, इनका मुंह मोड़ा जा सकता पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर। मगर ये अलग बात है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बड़ा पुख्ता है, हम इसको संभाल लेंगे। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तालिबान आता है और हमारे उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है तो हमारा सबसे ज्यादा $3 बिलियन का तो है ही, जो चाबार के अंदर हमने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके हमने सोचा था कि पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से मिला लेंगे, वो भी हमारा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमारे को जरूरी है बदलते हुए वक्त को देखते हुए जो भी पावर में आए अफगानिस्तान में, उसके साथ हमारे रिलेशन ठीक होने चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है और हम चाहते हैं कि अगर शांति आएगी अफगानिस्तान में तो ये शांति पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छी है, और स्पेशली भारत और जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। तो कुल मिला के जैसा कि हमारे दोनों ही खास मेहमानों ने कहा कि मौजूदा बदली हुई परिस्थितियों में भारत किस तरीके से अपनी रणनीति बनाता है, चूँकि भारत का कई महत्वपूर्ण जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में वो है ही एक भारी निवेश है, और उस सारी चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ते हुए भारत किस तरीके से अपनी रणनीति बनाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज की चर्चा में फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।